नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मगध समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से बरसाई गई गोलियां, 17 आतंकी ढेर। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीमा विवाद पर बोले जयशंकर। पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान मतभेदों को निपटाने पर दिया जोर। आगे खबर में बताएंगे कि देश भर के पुलिस डीजीआईजी को अमित शाह का आदेश, शून्य सहनशीलता की नीति को करें लागू। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार का रोजगार पर बड़ा फोकस, 1 करोड़ से अधिक नौकरियां देने का प्लान। और आगे आपको बताएंगे कि ईवीएम मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा राहुल गांधी इस्तीफा दे, वो भी इसी प्रक्रिया से चुने गए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हेलीकॉप्टर से बरसाई गई गोलियां, 17 आतंकी ढेर। पाकिस्तान में चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान अब खुद आतंकियों से ही परेशान है। पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को 2 अलग अलग ऑपरेशन में 17 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से गनशिप के जरिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। देश के अशांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन बन्नू और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में चलाए गए। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा विवाद पर बोले जयशंकर। पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान मतभेदों को निपटाने पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में भारत और चीन के बीच मतभेदों और विवादों को सही तरीके से संभालने और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बाधित करने से रोकने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत 23 अक्टूबर को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई। ये बैठक उस समय हुई जब भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर डेमचौक और देपसांग के विवादित क्षेत्रों में सैनिकों को हटाने के लिए समझौता किया था। ये समझौता इन क्षेत्रों में 4 साल से चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश भर में पुलिस डीजीआईजी को अमित शाह का आदेश, शून्य सहनशीलता की नीति को करें लागू। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में 59वें DGSP-IGSP सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के दूसरे और तीसरे दिन कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGSP, IGSP और CAPF CPO के प्रमुख शारीरिक रूप से और अभी राज्यों के विभिन्न रैंकों के अधिकारी वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव ने भी विचार विमर्श में भाग लिया। आपको बता दें दोस्तों कि इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए और गृह मंत्रालय की पुस्तक पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग 2024 का विमोचन किया। शाह ने 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफी भी प्रदान की। अपने उद्घाटन भाषण में अमित शाह ने आम चुनाव 2024 के सुचारू संचालन और 3 नए आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने के लिए पुलिस नेतृत्व को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार का रोजगार पर बड़ा फोकस, 1 करोड़ से अधिक नौकरियां देने का प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रोजगार पर निरंतर गर्म सियासत के बीच मोदी 3.0 सरकार ने बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के जरिए रोजगार सृजन की गति तेज कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से पिछले 4 महीने में 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की मंजूरी के साथ ही अगले 5 साल में करीब 1.26 करोड़ नौकरियों के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया की गति भी बढ़ने लगी है और पिछले 4 महीनों के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में 60,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार से जुड़े तमाम महकमों की ये गति इसलिए भी बढ़ी कि आम बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के जरिए अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल करना भी है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की ओर से बीते 4 महीने के दौरान 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इससे केवल वैश्विक स्तर का ढांचागत निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि लाखों की संख्या में नौकरियां, रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। सरकार का आकलन है कि हर 4.1 करोड़ रुपए के ढांचागत पूंजी निवेश पर 4 से 6 नौकरियां सृजित होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पलटवार, कहा राहुल गांधी इस्तीफा दें, वो भी इसी
इसी प्रक्रिया से चुने गए। जी हाँ दोस्तों, चुनाव नतीजों के बाद लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रही है। कांग्रेस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी, उनके सीएम और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और ये घोषणा करें कि मतपत्रों की वापसी पर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद उनका भरोसा भी बढ़ेगा, नहीं तो ये आरोप केवल खोखले शब्द ही बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी ध्यान रखें, वो भी ईवीएम आधारित चुनाव प्रक्रिया से ही चुनकर सांसद बने हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को अदालत का रुख करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए हैं जिस पर उनकी पार्टी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर उस दिन सवाल उठाया जिस दिन प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस जल्द इतिहास के पन्नों तक सीमित हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ने आवास में ली बैठक, मंत्रियों को दिया टास्क, देश भर में आध्यात्मिक एजेंडे को देंगे धार। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे का जादू चल जाने के बाद प्रदेश सरकार अब महाकुंभ की ब्रांडिंग की तैयारी में जुटेगी। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को ही मंत्रियों की बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को दूसरे प्रदेशों में जाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करने का टास्क दिया है। इससे साफ है कि सरकार महाकुंभ के आयोजन के जरिए देश भर में आध्यात्मिक अलख जगाकर बिखरे बिंदु समाज को एकजुट करने का माहौल तैयार करेगी। सीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक हुई बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को दूसरे राज्यों में जाकर महाकुंभ का प्रचार प्रसार करने को कहा है। इसके लिए मंत्रियों को रोड शो करने के साथ ही मीडिया के सामने महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं समेत अन्य खास बातें बताने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा महाकुंभ का प्रचार करने के लिए कुछ चुनिंदा मंत्रियों को विदेश भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सभी प्रदेशों की राजधानी में रोड शो करने के साथ ही वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से भारत का चयन, 6000 भारतीय सेना और पुलिस के जवान तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में वर्ष 2025-26 के लिए भारत के स्थायी मिशन ने गुरुवार को कहा कि विश्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके लिए वो लगातार कार्य करता रहेगा। ये आयोग एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। ये संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। ये 31 सदस्य देशों से बना है जो महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शीर्ष वित्तीय और सैन्य योगदान देने वाले देश इसके सदस्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, तोपखाने और नए हथियारों का किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास 30 नवंबर को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय अभ्यास 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया। अभ्यास में सिंगापुर सशस्त्र बल दल की भागीदारी देखी गई, जिसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 कर्मी शामिल थे, जबकि भारतीय सेना की टुकड़ी में आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 कर्मी शामिल थे। XAW 2024 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में संयुक्तता हासिल करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना था। अभ्यास में दोनों सेनाओं की तोपखानों द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना, निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आदर्श कुमार, स्कूल ऑफ आर्टिलरी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना और सिंगापुर सशस्त्र बल के मुख्य आर्टिलरी अधिकारी कर्नल ओंग चियो पेरनर्ग ने देखा। गणमान्य व्यक्तियों ने उच्च स्तर की पेशेवर कौशल और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए भाग लेने वाले सैनिकों की सराहना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इटली के शीर्ष नौसेना अधिकारी की भारतीय सेना के पश्चिम कमान प्रमुख से मुलाकात, समुद्री सहयोग पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, इटली की नौसेना के वाइस एडमिरल एंटोनियो नताले ने भारतीय नौसेना की पश्चिम कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे के साथ
काम करने के तरीकों पर चर्चा की। नौसेना ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग और एक दूसरे के साथ काम करने के तरीके पर चर्चा की गई। वाइस एडमिरल नताले ने मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में स्थित गौरव स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वाइस एडमिरल का ये दौरा उस समय हो रहा है जब इटली की नौसेना का प्रशिक्षण जहाज ITS अमेरिगो वेस्पुच्ची 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुंबई में है। दोस्तों, ये जहाज जुलाई 2023 में इटली से निकला था और अपनी करीब 2 साल की यात्रा में 30 से अधिक बंदरगाहों का दौरा करेगा। ये जहाज फरवरी 2025 में इटली वापस लौटेगा। जहाज का वजन 3410 टन है और इसकी जो लंबाई है वो 101 मीटर है। इस जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन जोसेफ लाई हैं। मुंबई पहुंचने पर कैप्टन लाई ने रियर एडमिरल राहुल विलास गोखले से मुलाकात की और दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण और इस यात्रा के अनुभव पर चर्चा की। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश को सख्त संदेश देगी भारत सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को कर दिया ब्रीफ। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर पीएम मोदी को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर 24 से 26 नवंबर तक G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद इटली से लौटे थे। उन्होंने इस बैठक के नतीजे की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। इटली में जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सहित कई अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ भी बातचीत की। यह मुलाकात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच हुई है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू अल्पसंख्यक लगभग 8% है। 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से उन्हें 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। इस हफ्ते फिर से हिंसा भड़क उठी। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को सोमवार को ढाका हवाई अड्डे पर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया। उन पर अक्टूबर में एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को इस्कॉन से निकाल दिया गया था। उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद ढाका और चटगांव में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। उनके समर्थक सुरक्षा बलों से भिड़ गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की आंखों में चुभेगी LAC पर भारत की तैयारी। क्या है प्लान, आपको बता दें दोस्तों। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत सरकार करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल फ्रंटियर राजमार्ग बना रही है, जो प्रदेश के करीब 12 जिलों को जोड़ने का काम करेगा। इस राजमार्ग की लंबाई करीब 1637 किलोमीटर होगी। केंद्र सरकार ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाने के लिए 28,229 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे 40,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा। यह परियोजना भारत, तिब्बत, चीन, म्यांमार सीमा के पास बनाई जाएगी और सड़क परियोजना LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 20 किलोमीटर की दूरी पर होगी। ये बोमडीला से शुरू होकर नफरा, हुरी और मोनीगोंग कस्बों से होकर गुजरेगी, जो LAC या मैकमोहन रेखा के करीब है। भारत म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में समाप्त होगा। इसका निर्माण कार्य BRO द्वारा किया जाएगा। मैकमोहन लाइन के समानांतर बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 2027 तक पूरा हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस का किश्तवाड़ में बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में छिपे 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त। जी हाँ दोस्तों, गुलाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में छिपे जिले के 7 आतंकवादियों की संपत्तियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। कई वर्षों से फरार ये आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से जिले में गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। SSP जावेद इकबाल मीर ने कहा कि अदालत की अनुमति के बाद जांच और खुफिया सूचनाओं के बाद इन संपत्तियों को जब्त किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों व अलगाववादियों के तंत्र को नष्ट करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। प्रदेश में सक्रिय आतंकियों और फरार आतंकियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने के लिए सभी संभव तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, मुख्य जांच अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में फरार आतंकियों को भगोड़ा घोषित और संपत्ति जब्त करने की अनुमति NIA विशेष न्यायालय डोडा से थी। इससे पहले गुलाम जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सक्रिय किश्तवाड़ के 36 आतंकवादियों को NIA न्यायालय डोडा द्वारा भगोड़ा घोषित किया था। इनमें 7 आतंकवादियों की संपत्तियों की पहचान कानूनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में जब्त करने के लिए की थी। साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद न्यायाधीश NIA विशेष न्यायालय डोडा सुदेश शर्मा ने संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया ने महसूस की पीएम मोदी की भूमिका। भारत को फिर बनाया UN शांति स्थापना आयोग का सदस्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ये वजह है कि भारत का कद विश्व के मानस पटल
पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते रोल को और पूरा विश्व महसूस कर रहा है। लिहाजा एक बार फिर भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के लिए फिर से चुना गया है। संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के वास्ते पीबीसी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए प्रसिद्ध है। पीबीसी में 31 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शीर्ष वित्तीय योगदान देने वाले देश और शीर्ष सैन्य योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीएम योगी ने भर दी हुंकार, किसी को कोई संदेह नहीं 2027 में फिर खिलेगा कमल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित भाजपा एनडीए विधायकों के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। योगी ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीसामऊ में सुरेश खन्ना के नेतृत्व में पार्टी ने मजबूती से काम किया। चुनाव के आखिरी चरण तक भी कोई नहीं कह सकता था कि बीजेपी यहाँ हार जाएगी। हम महज 7,000 से 8,000 वोटों से हारे, जबकि पहले ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। हम इस संख्या को काफ़ी हद तक कम करने में सफल रहे हैं। योगी ने कहा कि कोई भी सफलता हमें आगे बढ़ने और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन असफलताएं हमारा ध्यान इस ओर खींचती है कि क्या सुधारने की जरूरत है और इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। योगी ने प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी गठबंधन की लूट और झूठ की राजनीति खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जीत एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर जनता जनार्दन की मुहर है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन को जाता है। उनका अनुकरणीय नेतृत्व सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में डबल इंजन सरकार को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही हमें कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी बोले, उपचुनाव में भाजपा की जीत से विपक्ष भयभीत, 2027 में इससे भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में विजयी नवनिर्वाचित विधायकों को अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों को उपचुनाव के दौरान मिले दायित्वों को लेकर की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुटता के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए हैं, वो अब बस आरोप ही लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वस्त किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले ही 7 सीटें जीतने की रणनीति बनाई थी, जिसे संगठन और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतारकर सफल बनाया। योगी ने कुंदरकी और कटेहरी जैसी कठिन सीटों पर जीत को पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में बड़े साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पूंछ में 2 आईईडी और विस्फोटक सामग्री की बरामद। जी हां दोस्तों, सुरक्षा बलों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में तलाशी अभियान के दौरान 2 आईईडी और विस्फोटक सामग्री समेत संदिग्ध सामान बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार मेंढर तहसील के छाजला पुल के नीचे एक संदिग्ध वस्तु देखे जाने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र को तुरंत घेर लिया गया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 2 आईईडी, 1 किलोग्राम से अधिक वजन का आरडीएक्स जैसा विस्फोटक पदार्थ, 1 बैटरी, 2 कंबल और कुछ खाने
पीने की चीज़ें मिली हैं। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पूछ मेढर मार्ग को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इस बरामदगी को एक बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि ये आतंकियों द्वारा संभावित हमले की योजना का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जुड़े लोगों की पहचान करने और उनके इरादों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर जिले में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कथित साजिश रच रहे 2 आतंकवादियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना की बड़ी कार्रवाई। अरब सागर में जब्त की 500 किलो ड्रग्स। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अरब सागर से 500 किलो ड्रग्स जब्त कर ली है। जब्त की गई ड्रग्स क्रिस्टल मैथ है, जिसे 2 नौकाओं से जब्त किया गया है। जब्त की गई दोनों नौकाओं, उसमें सवार लोग और ड्रग्स श्रीलंका सरकार को सौंप दिए गए हैं, जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त की गई है।